कैसे हो बच्चों। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने नीलहरी शैवाल के बारे में अध्ययन किया था। नीलहरी शैवाल की उत्पादन विधि और उसकी प्रयोग विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करते हैं एजोला के बारे में। तो देखिए, एजोला और जो नीलहरी शैवाल होता है, ये दोनों ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं और दोनों का उपयोग धान की खेती के लिए किया जाता है। तो जो एजोला है वो एक प्रकार की फर्न होती है। ठीक है, एजोला की जो पंखुड़ियां होती है, उन पंखुड़ियों के साथ में जो नीलहरी शैवाल है कि जो एनाबिना जो प्रजाति है वो सहसंबंध के रूप में रहती है, अर्थात सहजीवी संबंध बना के रखती है। और एजोला से प्रति हेक्टेयर लगभग 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जा सकता है। अर्थात एजोला में 40 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। भारत में एजोला की प्रजातियों की बात करें, भारत में 3 प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनसे एजोला का उत्पादन किया जाता है। पहला है एजोला पिन्नोटा, दूसरा एजोला माइक्रोफिला और तीसरा है एजोला कैरोलिनियाना। एजोला जो पिन्नोटा है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की बहुत कम क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। केवल 2 ही एजोला माइक्रोफिला और एजोला कैरोलिनियाना का उपयोग किया जाता है। अगर हम प्रत्येक दिन की बात करते हैं तो एजोला से प्रतिदिन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जा सकता है और इस प्रकार लगभग 20 से 25 दिनों में लगभग 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जा सकता है। तो ये तो ही एजोला के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं एजोला उत्पादन की। एजोला उत्पादन के लिए सर्वप्रथम खेत को तैयार किया जाता है। हम 1 हेक्टेयर की बात करते हैं, ठीक है। उसके पश्चात 1 हेक्टेयर जमीन को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लिया जाता है। क्यारियों की लंबाई 5 मीटर रखी जाती है और चौड़ाई 2 मीटर रखी जाती है, ठीक है। उसके पश्चात पूरे के पूरे खेत में लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर दिया जाता है। इतना करने के पश्चात प्रत्येक क्यारी में या मेरे को पूरे के पूरे क्षेत्र में लगभग 0.5 से 1.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एजोला डाल दिया जाता है। और प्रति वर्ग मीटर की बात करूं तो लगभग 1 वर्ग मीटर में 50 से 100 ग्राम एजोला डाली जाती है। और सुपर फास्फेट उर्वरक भी डाला जाता है। तो इस प्रकार लगभग 15 से 20 दिनों में हमारे पास एजोला की एक मोटी परत का निर्माण हो जाता है। यदि एजोला का अधिक उत्पादन करना है तो इसके लिए क्या किया जाता है कि प्रत्येक क्यारी से एक भाग बांस की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है और एजोला को और अधिक बढ़ने दिया जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास 1 हेक्टेयर भूमि से प्रति सप्ताह 10 किलोग्राम एजोला प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। और अच्छे उत्पादन के लिए प्रत्येक सप्ताह लगभग 8 से 10 किलोग्राम सुपर फास्फेट डाला जाना चाहिए। तो ये तो हुई एजोला उत्पादन की बात। अब एजोला का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है या इसकी प्रयोग विधि कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एजोला का उपयोग 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला तो क्या किया जाता है कि ऐसे क्षेत्र जिनमें पानी अधिक है, यानी कि सिंचाई की पूर्ण रूप से व्यवस्था है, ऐसे खेतों में क्या किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि जिस क्षेत्र में धान की रोपाई करनी है, ठीक है, उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल को छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है। क्यारियों में बांटने के पश्चात लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाता है। लगभग 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एजोला डाल दी जाती है और 10 किलोग्राम सुपर फास्फेट को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर संपूर्ण खेत में डाल दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार लगभग 15 से 20 दिनों में एक मोटी परत का निर्माण हो जाता है। जब पूर्ण रूप से एजोला तैयार हो जाए तो तैयार होने के पश्चात हल चलाकर इस एजोला को मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो पहली प्रयोग विधि तो इस प्रकार से। दूसरी प्रयोग विधि में क्या किया जाता है कि धान की फसल के साथ साथ एजोला उत्पादन किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है कि इस विधि में जब हमने धान की रोपाई कर दी तो धान की रोपाई के लगभग 7 दिनों पश्चात, क्योंकि खेत में पानी पहले से ही भरा होता है, अब उसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ हमें जो एजोला है उस एजोला को खेत में डालना है। लगभग 7 दिनों के पश्चात आधा से 1 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
हमें एजोला खेत में डाल देनी है। लगभग 20 से 25 दिनों के पश्चात एक मोटी परत के रूप में इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात जब हमारे पास एजोला पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुकी है तो उसको हम या तो मिट्टी में मिला दें। ठीक है, अगर मिट्टी में नहीं मिलाते हैं तो कुछ दिनों के पश्चात ये अपने आप ही सड़कर मिट्टी में मिल जाती है और नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण किया गया है उसका लाभ पौधों को आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार से हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फास्फोरस विलेयक जैव उर्वरक। इन्हें फास्फोरस घोलक के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें पीएसबी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। इस पर एक प्रश्न 2019 में भी पूछा गया था कि पीएसबी का पूरा नाम क्या है, तो उसका सामान्य आंसर था फास्फोरस विलेयक जैव उर्वरक बोल सकते थे, हम फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया बोल सकते थे, या फिर फास्फोरस घोलक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फास्फोरस विलेयक जैव उर्वरक क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीवाणु का एक ऐसा कल्चर होता है जो एविलेसिल जो फास्फोरस होती है उसे विलेसिल बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात इनमें एविलेसिल फास्फोरस को विलेय बनाने की क्षमता पाई जाती है इनमें। ठीक है, इनका उपयोग भी राइजोबियम जो एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक है उनकी तरह आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, इसके द्वारा बीज उपचार भी किया जा सकता है, भूमि उपचार भी किया जा सकता है और पौध उपचार भी किया जा सकता है। इसमें भी करना क्या होता है कि लगभग 4 किलोग्राम जैव उर्वरक को लगभग 20 से 25 लीटर पानी में घोलकर एक घोल तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा हम आसानी से बीज उपचार कर सकते हैं, भूमि उपचार कर सकते हैं और पौधों को उपचारित कर सकते हैं।